हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले स्टूडेंट आपको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट करा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और एक टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर को पढ़ने के लिए, यानी कि इसमें कमांड करने के लिए आपको दो चैप्टर का जानना जरूरी है। एक हो गया आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा हो गया आपका फंक्शंस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको इसमें कमांड हो पाएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम में नहीं छोड़ें तो आपको ये दोनों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वो भी डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक, और इसमें अगर आपको देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आपको हम टाइप वाइज करके सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि टाइप वाइज करके बताया जाएगा। इसमें हम लोग को खास करके क्या ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। तो इसका आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में हम पूरा का पूरा जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़े पूरा उसको एक साथ करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल हम 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो कि हर एक पार्ट का जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अलग अलग जगह का है वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूरी तरह से आपको कमांड होना चाहिए। और आप पूछेंगे कि सर फंक्शन क्यों जरूरी है, फंक्शन क्यों बोल रहे पढ़ने के लिए। जब हम प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का तब आपको समझ में आएगा कि हम फंक्शन क्यों पढ़ने बोल रहे हैं। आपको फंक्शन का एक एक जर्रा एक एक टॉपिक एक एक पार्ट का यूज होगा इसमें। ठीक, ग्राफ का यूज होगा, डोमेन रेंज का यूज होगा, हर चीज़ का यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसीलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 17-18 लेक्चर लगभग इसमें भी है ना। चलिए अब इसको हम शुरू करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, क्या नहीं, कैसे क्या करना है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको समझा देते हैं। पहले हम मुद्दा समझा देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, सभी को लगभग आता ही होगा, लेकिन हमको यार बताना तो जरूरी है। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं, अच्छे से क्लियर नहीं, उसको हम बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x). ठीक है, कैसा फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। f(x) एक फंक्शन है और कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस है, तो a से b तक। ठीक है, मान लिए f(x) कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ से कहाँ तक, तो a से b तक। यानी कि इस तरह का कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये है, ये कोई फंक्शन है, मान लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ है, मान लीजिए कुछ भी फंक्शन है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है, कंटिन्यूअस है। ये यहाँ x = a है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x = a है, और यहाँ पर जो है वो x = b है। तो देख रहे हैं a से b के बीच में कंटिन्यूअस है। ठीक है, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं। f(x) एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है a से b के बीच में। a भी क्लोज्ड है, b भी क्लोज्ड है। ध्यान दीजिएगा, ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट भी फंक्शन में बता दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बता रहे हैं कि एक इसका एंटी डेरिवेटिव है f(x), आपका एक इसका और फंक्शन है g(x). ठीक है, एक और फंक्शन है g(x). g(x) क्या है, इसका इंटीग्रल है। क्या है, इंटीग्रल है। यानी अगर हम बोलें d/dx ऑफ g(x) जो कि f(x) है, यानी फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, a से b के बीच में कंटिन्यूअस है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक फंक्शन और है g(x). ये g(x) क्या है भाई, ये g(x) इंटीग्रल है किसका, f(x) का। सबसे पहले समझिए g(x) क्या है, इंटीग्रल है f(x) का। तो अगर g(x) इंटीग्रल है f(x) का, तो g(x) को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से f(x) नहीं आ जाएगा, बोले एकदम सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुद्दा वही है। अब अगर हम बोलें कि भाई साहब हमको f(x) का डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दो। ठीक है, f(x) का डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दो, कहाँ से कहाँ तक, तो a से b तक में। ठीक है, a से b तक में डेफिनेट इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन में निकाला जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन a से b तक में हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन चाहिए, किसका चाहिए, तो f(x) का चाहिए। तो अगर हम f(x) का इंटीग्रेशन लिखेंगे, कंटिन्यूअस डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ f(x) कहाँ से कहाँ तक, तो a से b तक। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ f(x) फ्रॉम a टू b। a बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, b भी बोलते हैं इसको अपर लिमिट। x = a से लेके x = b तक में ये इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरह इसको डिनोट करते हैं। ये बराबर किसके बराबर होगा भाई साहब, तो ये g(x) के बराबर होगा।
ठीक है, ये बताए ना, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। जी एक्स जो है इंटीग्रल है किसका, एफ का, ठीक है। इंटीग्रल बोले चाहे एंटी डेरिवेटिव बोले चाहे प्रिमिटिव बोले, तीनों बात एक ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं आपको, इंटीग्रल बोले या एंटी डेरिवेटिव बोले, डेरिवेटिव नहीं एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल, या तो फिर प्रिमिटिव बोले, तीनों क्या है, एक ही चीज है। अब फिर से समझ लीजिए, एफ एक्स एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है ए से बी तक में, और अगर एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखें तो इस तरह से डिनोट करेंगे, और किसके बराबर होगा, जी एक्स के बराबर होगा। ठीक, क्लियर हो गया, खत्म बात। और इसको हम क्या लिखेंगे भाई, इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग किसके बराबर आ जाएगा, जी बी माइनस जी ए, यानी कि एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से बी तक में किसके बराबर होगा, जी बी माइनस जी ए के बराबर में होगा, ठीक है। और ये वाला फंक्शन एफ एक्स है। अब पूछेंगे सर ये जी बी क्या है और ये जी ए क्या है, तो जी बी मतलब जी एक्स का वैल्यू एट बी, मतलब अपर लिमिट में जी एक्स का वैल्यू, और जी ए का मतलब जी एक्स का वैल्यू एट ए, यानी कि लोअर लिमिट में जी एक्स का वैल्यू, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब समझ में आ गया पूरा मुद्दा। अब इसको आप डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं कि लेट एफ एक्स बी, लेट जी एक्स बी, जी एक्स इज अ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी ओवर ए टू बी इज जी एक्स, ठीक है, हो गया। और इसको हम लोग जी बी माइनस जी ए लिखेंगे। जी बी क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जी बी क्या है, वैल्यू ऑफ जी एक्स एट अपर लिमिट, एंड जी ए क्या है, वैल्यू ऑफ जी एक्स एट लोअर लिमिट। ये मामला पूरी तरह समझ में आ गया। तो इसको हम पूरी अब सीधा सीधी भाषा में आपको समझा देते हैं। अब छोड़िए इसको, है ना, ये तो पूरा आपका हो गया और टेक्निकल भाषा। अब आपको हम ठेठ मेठ में समझा देते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, मान लीजिए 1 से लेके 2 तक के बीच में है, ठीक है। किसी के बीच में है, ए से लेके बी तक में, मान लीजिए ना, ए से बी, है ना। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है ए से बी के बीच में, ए और बी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे। हम मेथड बताते हैं कि इंटीग्रेशन करना कैसे, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब अपन 3 हो जाएगा। और अब इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। इसको जिंट समझने का गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि इंटीग्रेशन करने के बाद इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ये जिंट है, ठीक है। इसको जिंट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझने की गलती नहीं कीजिएगा, वो ब्रैकेट है, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। यानी कि अगर फिर से इस तरह से हम इसको लिखें, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे, और ये ए से बी लिमिट, यानी कि इस तरह इसको इस लिखेंगे जी बी माइनस जी, ठीक है। इसको इस वाला ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, जिंट नहीं है, वो ब्रैकेट है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिमाग में उठेगा कि सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ गया। याद कीजिए, जब आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समझा रहे थे तब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे कि इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा था। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन काहे नहीं आ रहा है सर, आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, एकदम आना चाहिए, लेकिन काहे नहीं आ रहा। अब आपको वो चीज़ बता देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको बताने से पहले एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझ लेते हैं। पहले मान लीजिए एक ए से बी एक्स स्क्वायर डी, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जो ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस, ठीक है। ए से बीच में इंटीग्रेशन निकालना, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और ए से बी के बीच में लिमिट, ठीक है। अब कुछ नहीं, एक बार बी पुट करके दीजिए और एक बार ए पुट कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि हो जाएगा बी क्यूब बाई 3 माइनस ए क्यूब बाई 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जो भी लिमिट में रहेगा उसको पुट कर लेंगे हम लोग, है ना। ये अब इसका ठेठमेट आपका जो है नियम है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। अब आगे आप समझा देते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिया जाता है, ठीक है। चलिए समझा देते हैं। मान लीजिए ये एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स ए से बी के बीच में, ठीक है।
अब अगर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे gx आ रहा है, gx आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, ले लिए a से b के बीच में, है ना। तो a से b के बीच में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिए। अब हमको एक बार b पुट करना पड़ेगा, एक बार a पुट करना पड़ेगा, कर दीजिए, यानी कि gb प्लस c और माइनस gb प्लस c, gb ने ga, है ना। एक बार b पुट किए और एक बार a पुट कर दिए। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़िए, gb प्लस c, इस माइनस दोनों में जाएगा तो ga माइनस सी, ये सी और ये सी कट गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कट गया, ठीक है। बच गया क्या है, जी बी माइनस जी है। फिर से वही चीज़ उठ के आ गया, याद की देखिए। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो क्या रहा है, एक्चुअली में कट जा रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कट जा रहा है, इसीलिए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कहीं भी अगर हम लिखना भी चाहें तो लिख के देखिएगा तो लास्ट में वो कट जाएगा, ठीक है। अगर एक चीज़ और यहाँ पे पूछेंगे कि सर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों क्या सेम है, तो एकदम सेम है। एक होती है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है, इसका बी पुट करने से और ए पुट करने से इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज है, ठीक है। इसलिए दोनों का दोनों यहाँ पे सेम है, अलग नहीं है ना। तो ये दोनों इसलिए कट गया, तो ये जी बी माइनस जी ए आ गया। ये आपको पूरी तरह से मामला समझ में आ गया होगा, और करना क्या है ये भी समझ में आ गया। ठेठ मेठ में समझेंगे, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद में ऊपर जो अपर लिमिट है इसको पुट करेंगे, लोअर लिमिट है पुट करेंगे, दोनों को घटा देंगे, खत्म, ठीक है। वही हम लोग का डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। अब आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूला, है ना, रिडक्शन फार्मूला। ये रिडक्शन फार्मूला भाई साहब क्या करेगा कि इतना जो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, लेकिन हर जगह नहीं करेगा, कुछ कुछ पर्टिकुलर केस में करेगा, ठीक है। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको वो आएगा रिडक्शन फार्मूला समझ में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आसान कर देगा, है ना। देखेंगे बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन बस 1-2 लाइन लिखे खत्म, आंसर आ गया, है ना। वो ऐसा काम कर देगा, लेकिन हर जगह नहीं करेगा, उसका अपना पर्टिकुलर केस है, उसमें आपको हम बताएंगे जब वो पढ़ेंगे। और ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, ठीक है। जैसे इनडेफिनिट में आपका कितना लेक्चर चल गया था, 20 लेक्चर, तो इसमें 20 लेक्चर थोड़ी है, पूरा मुद्दा आपको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में समझा दिए। इसमें हमको मेनली क्या पढ़ना, प्रॉपर्टीज पढ़ना, प्रॉपर्टीज ही इसमें मेनली पढ़ना होता है। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी होगा, आज प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं सीखेंगे। आज यहाँ पे देखिए टोटल 11 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये 11 क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का हर एक पार्ट से लिया हुआ है, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक को एक एक जगह से उठाया हुआ है, वैसा क्वेश्चन से, है ना। तो उसमें हम लोग इसमें देख लेंगे, बस इसमें खाली डेफिनिट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब लगाने सीखेंगे, है ना। तो वो वाला बात है इसमें। तो और इसमें ज़्यादा लंबा नहीं, मान के चलिए ना आपका 5, 6, 7 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे वीडियो का, है ना। चलिए, तो ये आपका मोटा मोटी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आपको हम थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन भी बता देते हैं क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर डेफिनेशन समझा देते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, जो टेक्निकल डेफिनेशन है इसका, जो किताबी लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिखना कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट gx बी द इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, तीनों एक ही चीज़ आपको बताएं, या तो इंटीग्रल क्या है, या तो एंटी डेरिवेटिव क्या है, या तो प्रिमिटिव क्या है, ठीक है। ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव क्या है, gx है, ठीक है। डिफाइंड ऑन ए से बी, एफ जो है डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक में, कंटिन्यूअस है। एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ए से बी के बीच में, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरह से और लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव, अगर gx क्या है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल है, तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। देन द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ओवर ए टू बी, ठीक है, इज डिनोटेड बाय लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए, दैट इज जो है एफ एक्स और ए टू बी डी एक्स इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए। ये बात आपको समझा दी है, ठीक है। ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको आप चाहे तो लिखना चाहे लिखें, नहीं चाहे नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेशन से हमको मतलब नहीं है। इसको जो आपको जो ठेठ मेठ आपको हम समझा दिए वो मतलब है, ठीक है। वो आपको समझ में आया कि नहीं, ये किताब में किस तरह से लिखता है उससे हमको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको समझ में आया कि नहीं वो फर्क पड़ता है, ठीक है। चाहे तो इसको नोट करें, नहीं करें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए, इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक
एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बताएं, अब पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो जानते हैं उसको कीजिए। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये ब्रैकेट लगा देना, इसको जिंट समझने गलती नहीं कीजिएगा, बार बार समझ आ रहे हैं, 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक बार अपर लिमिट को पुट कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए लोअर लिमिट को पुट करके, ठीक है। यानी कि 2³/3 और माइनस, अब फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 2 का पावर 3 यानी कि 8/3 माइनस ये 1/3 यानी कि 7/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0 से 1/2x/3 dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod x, तो ln mod x, x की जगह है 2x - 3। क्या हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट में 2 है तो 2 नीचे चल जाएगा फिर, है ना। अब क्या है पे देखिए, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये 1/2 बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ln mod 2 × 1 - 3 और माइनस ln mod 2 × 0 - 3, ठीक है। ये 1/2 इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए ब्रैकेट के बाहर कर दिए, ठीक है। 1/2 ln, ये 2 1 2 हो गया, 2 में 3 गया तो -1 है ना, तो ln ऑफ mod -1 माइनस ln ऑफ, अब देखिए 2 यहाँ पे 0 हो गया, ये 2 × 0 0 - 3 यानी कि -3, ठीक है। और ये 1/2 दोनों में रहेगा। अब देखिए 1/2, अब mod -1 कितना होता है, 1 होता है, ln 1। मॉड के अंदर में नेगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, निकलेगा, तो ये देखिए ये x के बराबर होगा, ठीक है। mod ऑफ -x x के बराबर होगा, ठीक है। चाहे कुछ भी है यहाँ पे, कुछ भी मान लीजिए p है q है, तो वो पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा, ये ln 1 हो गया, ये माइनस ln, ये mod -3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को बताइए, तो ln 1 का वैल्यू होता है 0। अब हम यहाँ पे मिटा देते हैं ऊपर थोड़ा, ये आपका 1/2 बाहर है, ln 1 0 होता है, ठीक है, 0 माइनस ln 3, तो ये हो जाएगा, ये 1/2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 ln 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको ln 3 लिखे, चाहे तो इसको इस तरह से 1/log 3 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस में e है ना, तो उसको ln 3 log 3 जो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में log और ln के बारे में आपको हम बता दिए पहले, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में शुरू में देखिएगा पूरा डिटेल बता दिए, log क्या होता है, ln क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। हम लोग 2 क्वेश्चन हो गए, इसको नोट कीजिए, तीसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना देखिए, है ना। इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके a तक 3x² + 2x + 1 dx, ठीक है, = 11 दिया हुआ। हमको क्या करना, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ ए का जो रियल वैल्यू उसको निकालना है, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू को नहीं निकालना। सिर्फ इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ रियल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर लाते हैं, फिर रियल इमेजिनरी में देखिए कन्फ्यूजन किस तरह से होगा, ठीक है। चलिए, इसको सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3x³ 3, ये हो जाएगा 2x² 2 और 1 का हो जाएगा x, तो इधर से 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, है ना। तो ये कुल मिलाकर बचेगा कितना, x³ + x² + x, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर a तक में 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है, a है, a पुट करेंगे एक बार, तो a³ a² a हो गया। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, नेगेटिव, है ना। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1, x के जगह में ये 1 आ जाएगा, ठीक है, = 11। तो a³ a² + a इतना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -3, और ये 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, यानी कि a³
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही हम लोग को ए का वैल्यू रियल वैल्यू निकलेगा, है ना। अब बताइए इसमें टोटल इसमें टोटल कितना रूट आएगा? 3 रूट आएगा। 3 रूट आएगा, ए का कितना वैल्यू आएगा? 3 वैल्यू आएगा। अब हो सकता है ए का तीनों वैल्यू रियल हो सकता है ए का तीनों वैल्यू इमेजिनरी हो सकता है एक इमेजिनरी, 2 रियल एक इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। अब इसको जानने के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ाए हुए हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा रूट आएगा, इमेजिनरी आएगा, रियल आएगा, कब रियल आएगा, कब इमेजिनरी आएगा, सब कुछ डिटेल में बताया गया। आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ लें, ठीक है। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक अलग से लेक्चर मेरा दिया हुआ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में लास्ट का जो लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर उसमें देखिएगा थंबनेल बना हुआ होगा, हाउ टू सॉल्व ए क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। उसमें आपको बताया क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। खैर इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको मेथड आपको वहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले एक हिट एंड ट्रायल मेथड लेते हैं और एक रूट को पता करते हैं कि एक रूट आखिर क्या है, ठीक है। वो पुट करके हम लोग को देखना पड़ता है हिट एंड ट्रायल से, है ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एक रूट आपको निकालना ही पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से, ठीक। सबसे पहले एक पुट करके देखिए क्या एक सेटिस्फाई करता है, तो एक चेक कर लेते हैं, है ना। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 14, तो ये नहीं आएगा। 1 2 3 माइनस 14 0 तो नहीं होगा, मतलब 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक काम कीजिए 2 पुट करके देखिए, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 माइनस 14, तो 8 4 12 2 14 माइनस 14, ये 0 आ गया, मतलब 2 सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। तो एक रूट हम लोग को क्या मिल गया, 2 तो मिल ही गया है। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमको यहीं पे मिल गया है कि x इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू है। लेकिन यहाँ से मेरा आंसर पूरी तरह से नहीं आया, बोला है कि रियल वैल्यू जब ए निकाले, हो सकता है एक से ज़्यादा रियल वैल्यू है, एक रियल वैल्यू तो 2 आ रहा, लेकिन एक से ज़्यादा भी तो रियल वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्योंकि टोटल 3 रूट है, एक रूट मिला है ना। तो सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको मेथड बताया हुआ है, उस लेक्चर में देख लीजिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2 है, यानी ए माइनस 2 है, क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसको 3 बार लिखना होता है, आपको मेथड बताया हुआ है। तो ए माइनस 2 कितना बार लिखेंगे, 3 बार, इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यूब है और हम यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब आ जाएगा। ये मेथड देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे देखिए -2 इंटू ए स्क्वायर, कितना -2 स्क्वायर है, हमको कितना चाहिए ए स्क्वायर, यानी कि प्लस 3a स्क्वायर करेंगे और -2 स्क्वायर ऑलरेडी तो हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 3a, अब प्लस 3a इंटू ए, प्लस 3a स्क्वायर हो गया, प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ये खड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3a माइनस 2, टोटल कितना है, -6a है। तो हमको करना a है, तो प्लस 7a होना चाहिए, और -6a करेंगे तभी a आएगा, तो प्लस 7a होना चाहिए। तो प्लस 7 इंटू ए, प्लस 7a -6 a आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए, -14 चाहिए, तो 7 इंटू -2 -14 हो गया। चलिए अभी तीनों से देखिए, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तीनों टर्म से a-2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3a और यहाँ बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये रूट है ही हम लोग, ए इज इक्वल टू 2, या तो ये 0 है या तो ये 0, दोनों ही 0 होगा, है ना। तो इसको 0 करके तो 2 आ ही रहा, बात बच गया ये वाला का। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका 2 रूट आएगा, तो 2 रूट अब रियल आएगा, इमेजिनरी है, वो कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। तो डी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, चेक कर लेते हैं क्या है। तो डी इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको देखते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि 3 3 9 -4 इंटू ए की जगह 1 है और सी की जगह 7 है, तो 9 -28, ये नेगेटिव हो जाएगा, 9 में 28 घटाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी हो गया नेगेटिव, और डी नेगेटिव कब होता है, जब रियल रूट नहीं इमेजिनरी रूट होता है, यानी कि इसका दोनों का दोनों रूट क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अदर टू रूट्स आर इमेजिनरी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, सिर्फ रियल रूट निकालो, तो रियल रूट 1 को 32। तो अभी आप पूछेंगे सर उतना करने की क्या जरूरत है, तो मिल ही गया था, लेकिन हमको ये नहीं पता था ना कि आगे का और जो 2 रूट है रियल है कि इमेजिनरी, चेक करना पड़ेगा। और मान लीजिए यहाँ पे रियल हटा दें और सिर्फ लिख दे फाइंड द वैल्यूज ऑफ
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, तब तो फिर तीनों का तीनों निकालना पड़ेगा। इसमें इसका एक वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, और एक मतलब एक माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है, एक माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है, से 2 रूट निकल जाएगा। ठीक है, ये तो पढ़े ही होंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर इस तरह से। ठीक है, जैसा बोले क्वेश्चन में वैसा हम लोग को करना है। तो ये हम लोग का हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब डी एक्स ओवर ए टू बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रल 0 दिया हो, एंड इफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ए और बी निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 इंटीग्रल दिया, इसका भी वैल्यू 0 दिया और इसका वैल्यू 2/3 दिया, दोनों ए से बी के बीच में है ना, तो ए और बी निकालना। चलिए निकालना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ए से बी के बीच में एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। ये हो जाएगा एक्स पावर 4/4 ए से बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि बी पावर 4/4 हो जाएगा, और माइनस करेंगे अपर लोअर लिमिट पुट करके, यानी कि ए पावर 4/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यानी कि ये इसको एलसीएम लेंगे नीचे तो 4 हो जाएगा, बी पावर 4 माइनस ए पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। बी पावर 4 माइनस ए का पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए हो जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है, अब बताइए या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, तभी प्रोडक्ट 0 हुआ होगा। ठीक है, तो एक करके करते हैं, पहला करके देखते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ हमको बताइए, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है ना। एक मिनट, मिट गया ना, ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्क्वायर है, मतलब पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वाला भी स्क्वायर है, इसका वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर में नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए इस और यहाँ पे नेगेटिव है, तो कुल मिला के ये नेगेटिव हो गया, और इधर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बराबर नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, मतलब स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। कुल मिला के यही समझना, तो ये वाला तो होल्ड ही नहीं करेगा, खत्म। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मतलब ये 0 नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता बता दें, कि स्क्वायर है, स्क्वायर माने पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव है लेकिन एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा, कुल मिलाकर नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, है ना, ये होल्ड नहीं करेगा। अगला देख लेते हैं, मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा। ऐसे 2 वैल्यू आता है, b इज इक्वल टू ए और b इज इक्वल टू माइनस ए। अब कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, या दोनों सही है देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले b इज इक्वल टू ए, क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन देखिए, मान लीजिए यही फंक्शन था, यहाँ a है और यहाँ पर वैल्यू b है, यहाँ पे b x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों बराबर कैसे हो सकता है, दोनों बराबर हो जाएगा, फंक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, है ना, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो b इज इक्वल टू ए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ क्या होगा, b इज इक्वल टू ए वैलिड होगा, b इज इक्वल टू माइनस है। ठीक, चलिए तो इधर इतना पैतरा की हटा देते हैं, एक चीज़ हम लोग को एग्जिस्ट कर रहा था, b बराबर माइनस है ना, उसको रखने देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहीं हम लिख लेते हैं कोना में, b बराबर माइनस है रख देते हैं, एक इक्वेशन कहीं पे लिख के b बराबर माइनस है, इसको रख देते हैं, बाकी किसी का काम नहीं हमको, है ना। चलिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं था, वो सिर्फ हम लोग को एनालिसिस करना था कि क्या बराबर हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब अगला इंटीग्रेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, तो ये भी है ए से बी तक में, है ना। इसका वैल्यू कितना 2/3 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपन 3, ये भी ए से बी तक है और ये 2/3 है। एक बार b पुट करेंगे एक बार a पुट करेंगे, तो b क्यूब बाई 3 और माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, a क्यूब बाई 3, ये 2/3
आज में एलसीएम लेंगे 3, इधर से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू बराबर 2, ठीक। अब ए और बी निकालना है इससे, तो हम लोग को बी बराबर माइनस ए दिया हुआ है ना, तो बी की जगह माइनस ए पुट कर देंगे, दिया नहीं अभी निकाले हम लोग, है ना। ए क्यूब बराबर 2, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब, ये माइनस ए क्यूब बराबर 2, ये माइनस 2 ए क्यूब बराबर 2, 2 कट गया, यानी कि ए क्यूब का वैल्यू -1 हो गया, ये माइनस उधर जाएगा। तो ए क्यूब का वैल्यू -1 कब होता है, जब ए बराबर -1 होता है। ए -1 हो गया और बी बराबर माइनस ए है, तो बी बराबर माइनस ऑफ -1, तो बी बराबर 1 हो जाएगा, और ए बराबर कितना आया, -1 आया। तो दोनों वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 1। कैसे निकला समझ में आ गया पूरी से। एनालिसिस कहाँ था, इस वैल्यू, ये वाला पार्ट है, मेन एनालिसिस इसमें था कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, आपको समझा दिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, जब हम लोग रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा है कि आसान आपको हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, डेफिनेट खत्म होने दीजिए, फिर रिडक्शन शुरू होगा, तो उसमें आपको आइडिया लगेगा, है ना, कि कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है रिडक्शन फार्मूला से। कुछ याद रखना पड़ेगा उसमें, तभी नहीं जल्दी होगा। तो रिडक्शन फार्मूला इसीलिए लेते होगी ताकि जल्दी हो सके, है ना। चलिए sin स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड बताते ही हमेशा आपको इंडेफिनिट में बताएं। ये हो जाएगा 1 - cos 2x/2, ठीक है। इंटीग्रल 0 से π/2 dx, ठीक है। ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर एक्स का, बताए हुए है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 1 - cos 2x dx, है ना। चलिए ये 1/2 0 से π/2, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरा। 1 का x हो जाएगा और cos 2x हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है। और कितना लगा हुआ है लिमिट बताइए, 0 से π/2, 0 से π/2। अरे 1/2 उसको बाहर ही रहने दीजिए। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट पुट करके, तो इसमें π/2 पुट करेंगे, माइनस sin 2π/2/2, और माइनस किससे करेंगे, ये भाई साहब 1/2 बाहर है ना, 0 पुट करेंगे आप, लोअर लिमिट 0 माइनस sin 2 × 0 sin 0 और /2, ठीक है। चलिए 1/2 रहने दीजिए, π/2 एज इट इज रहेगा। देखिए 2 कट गया, sin π बताइए कितना हो जाएगा, ये 0 और ये π 0 ही होगा, sin π भी 0 ही होता, तो 0/2 यानी कि 0 हो गया, और माइनस ये 0 माइनस ये sin 0 0 होता, तो 0/2 यानी कि 0 ही रहेगा, ठीक है। ये 1/2 सब में जाएगा, ये π/2 - 0 π/2, और माइनस ये 0 - 0 0 ही हो गया पूरा का 0, ठीक है। तो π/2 - 1/2 π/2 × 1/2 हो जाएगा π/4, और माइनस 0 यानी कि π/4। ये 1/2 उधर मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रह गया, है ना, 0 से। ये π/4 आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था। सो नोट कीजिए, अगला बताते हैं। चलो 5 क्वेश्चन तो हम लोग को हो गया। छठा क्वेश्चन इसको देखिए, ये π/2 है यहाँ पे। छठा क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये cos क्यूब एक्स, इसको आप खुद से करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्यों, सेम टाइप का जैसे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का होता है, ये भी ऐसा ही है। इसमें कुछ फार्मूला यूज होगा, जैसे आपका एक sin 3x का फार्मूला यूज होता है, cos 3x का फार्मूला, यही फार्मूला से दोनों का बन, इसको आपको लीनियर में तोड़ना है फार्मूला यूज करके, ठीक है, और लाना है। ये सब चीज़ आपको बता दिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखिए, 7 जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस ईयर झारखंड टीजीटी में पूछा हुआ है ना, और इसका सॉल्यूशन पिछला लेक्चर देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लेक्चर 20, जहाँ प्रीवियस ईयर कराए हुए, उसमें आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, रिडक्शन फार्मूला, तीनों का जो क्वेश्चन था सारा करा दिए थे, ठीक है। लेकिन उसमें रिडक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे क्योंकि पढ़ाए नहीं है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये बता दिए हैं। पिछला लेक्चर देखिए, क्वेश्चन लेक्चर 20 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, सेम टू सेम आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया, इसको मिटाते हैं, 8 बताते हैं सीधे आप। क्वेश्चन नंबर 6 का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा खुद से बना के, है ना।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया, तब हम लोग 8 देखते हैं। 7 को देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपका 2 से 4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ये तो दिख रहा है सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। इधर नीचे टी पुट करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव इंटू dx dt हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x होगा, तो ऊपर 2 नहीं है तो 2 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इधर t ऊपर डेरिवेटिव इंटू dx dt हो गया है ना। ये तो आसान सा है। 2 से 4 1/t dt है ना, तो क्या होता है 1/t dt, लॉन मॉड t होता है, 1/2 लॉन मॉड t, 2 से 4, t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/2 लॉन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कितना से कितना तक, तो 2 से 4 तक। अब एक बार 4 पुट कीजिए, फिर माइनस कर दीजिए 2 पुट करके, अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक है ना। तो ये लॉन 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16 और एक 17 है ना, तो लॉन 17 माइनस, अब 2 पुट करेंगे तो लॉन मॉड, तो 2 दूना 4 और 1 5, लॉन 5 हो गया, 2 बाहर है, 1/2। एक प्रॉपर्टी है लॉग ए माइनस लॉग बी जो है, ये लॉग ए अपन बी होता है, ठीक है। यहाँ पर यूज करेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉन 17/5, ये हो जाएगा 1/2 लॉन 17/5, ये आपका आंसर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 लॉग 17/5। लॉग लॉन का बात बताएं पहले, ठीक है। ये इसको बराबर समझने गलती नहीं कीजिएगा, बेस ई है इसीलिए लॉन है, इसीलिए बराबर लग रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का शुरू में बताएं दोनों का फर्क, ठीक है, देख लीजिएगा। ये आपका आंसर, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग को 3 क्वेश्चन आखिरी बच गया, तीनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसको आप खुद बनाएंगे, क्यों खुद बनाएंगे बता देते हैं। 0 से 1 x e पावर x dx, ये आपका बाय पार्ट्स है ना, बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। u और v अपने से मानना, कौन सा u लेना है कौन सा v लेना है सब कुछ बताइए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़िए उसके लिए, ठीक है। इसको बाय पार्ट्स से बनाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, आइलेट लगाएंगे कि v किसको मानेंगे u किसको मानेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। इसमें कुछ भी आपको नहीं बताने जा रहे, उसको पढ़िए फिर ये बनेगा, है ना। नहीं पढ़े नहीं बनेगा, तो इसको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कर बना लीजिएगा। हमको उम्मीद है जो पढ़े होंगे वो जरूर बना लेंगे, ठीक है। जो मेरा लेक्चर किए होंगे कर लिए बना देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 0 से π/2 x sin x dx, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, झारखंड टीजीटी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम, कहाँ बताएं, लेक्चर 20 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मैंने इससे जस्ट पिछला लेक्चर, सेम क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिएगा, है ना, पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया, 11 बता देते सीधे हम। क्वेश्चन नंबर 11, 0 से √2 √2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे 0 से √2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट, यानी कि √2 का स्क्वायर है ना, √2 का स्क्वायर, ठीक है। आप थोड़ा कर देते हैं, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बताएं आपको, देखिए तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर, इरेशनल फंक्शन याद कीजिए जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा रहे थे, ठीक है सर। 18-19 लेक्चर 18-19 में पढ़ा है, देखिएगा, है ना। लेक्चर नंबर 18 या 19 में है, देख लीजिएगा, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है इसमें, क्या होता है x/2, सेम फिर इसको उतार देते हैं, a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, यानी कि a²/2 है ना, यही होता है ना, और साइन इनवर्स x/a प्लस यही पढ़ाए हुए हैं, तो c तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि लिमिट लगा हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट। सेम क्वेश्चन है, बना देंगे, इसको कैसे करेंगे बताइए तो। x/2 और सेम जो है उसको उतार देंगे, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² यानी 2 हो जाएगा, तो 2/2 और साइन इनवर्स x/a की जगह √2, ठीक है। अब हटाते हैं इसको, क्या काम है इसका। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब।
कितना, 0 से लेकर √2 तक में है ना। अब इसमें क्या करना है, एक बार √2 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे और माइनस करना है। 2/2 तो 1 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। और ये 2 का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब √2 पुट कर देते हैं, है ना। तो देखिए √2/2, 2 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स √2/√2, ठीक है, ये हो गया एक। और माइनस किसे क्या करेंगे, 0 पुट करके, तो 0/2 ये पूरा 0 कर देगा, 0/2 ये 0, 0 इंटू दिस 0 और साइन इनवर्स 0/√2। चलिए तो √2 आप देखें ना यहाँ पे 2 माइनस ये √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 0, तो 0 इंटू दिस इक्वल मिलेगा 0, √0 0 होगा, 0 इंटू दिस 0, तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा साइन इनवर्स और √2/√2 यानी कि 1 और माइनस साइन इनवर्स 0/√2 यानी कि साइन इनवर्स 0, ठीक। साइन इनवर्स 1 π/2 है ना, 90 पे, साइन इनवर्स 0 पे क्या हो गया, π/2। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को टोटल 11 क्वेश्चन था, 11 को 11 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बताएं, आप पर छोड़ दिए। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, क्योंकि पहले ही बहुत अच्छे से वो सब पढ़ा दिए हम। 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था, वो प्रीवियस ईयर भी इससे पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, तो उसको वहाँ से देख लीजिएगा आप। ये आपका टोटल 11 क्वेश्चन और इंट्रोडक्टरी क्लास था, आज हम लोग को खत्म हो गया। बेसिक आइडिया आपको हम बता दिए, ठीक है। आगे हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज पे आएंगे। प्रॉपर्टीज में हम लोग को देखेंगे कि क्या 10-11 प्रॉपर्टी है, 10-11 प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद रिडक्शन फार्मूला है, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे तुरंत जल्दी बनाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े नहीं डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूला पढ़ने आ गया, वैसा नहीं होना, ठीक है। तो सीक्वेंस में पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।